मेरा नाम मंजू है। मैं एक छोटे से गांव की भोली भाली लड़की हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरी एक विधवा बुआ और मेरी चाचा चाची रहते थे। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। एक दिन रात के 2 बजे मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वह मुझे बड़ी बुरी तरह से उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने रात के इस वक्त क्या हो गया हो। मैं उन पर बहुत हैरान हो गई, जबकि ना तो अभी स्कूल जाने का वक्त हुआ था और ना ही घर में कोई काम था। रात के 2 बजे थे। मुझे सोए हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे। मैं अपनी पढ़ाई की वजह से देर से सोई थी। इतने में ही मेरी माँ ने मुझे रात के 2 बजे उठा करके परेशान कर दिया। मैंने माँ से कहा, क्या बात है माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मगर माँ मुझे बार बार यही कहे जा रही थी कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से से उठी और कहने लगी, जी बताइए, क्या बात करनी है आपको रात के इस वक्त मुझसे? सुनो मंजू, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, माँ घबराते हुए मुझसे कहने लगी। मैंने माँ से कहा, कहाँ चलना पड़ेगा? वह भी इस रात के वक्त। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपने आंखें बराबर मल रही थी। माँ कहने लगी, चुप करो, धीमी आवाज़ में बात करो, ज़्यादा तेज बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखने को तरसती रहोगी। मैं माँ की सारी बातें सुनकर होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने माँ से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर क्या हुआ है? माँ ने मुझसे कहा, ज़्यादा बातें मत करो और तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं जो तुम मुझसे इतने सवाल जवाब किए जा रही हो। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना दोबारा तुम मुझे देखने को भी तरस जाओगी। फिर रहना अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ जो तुमको इंसान ही नहीं समझती। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। अब चलो, अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कहीं नहीं जाना और अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम यहीं रहो और इस घर में ही मरती रहो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। आखिर यही सब सुनने के लिए तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती, तो तुम यहीं रहो। माँ यह कहकर बहुत गुस्से में अपना बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि माँ इस घर से भाग रही है। मैं माँ को धमकी देने लगी। मेरी धमकी सुनते ही माँ ने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी कि ठीक है, जाओ, जाकर सबको बता दो कि मैं घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूँगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान की फिक्र है तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करो। माँ की सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तुझे कभी दुनिया वालों के सामने बेइज्जत होने नहीं देना चाहती। मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान नहीं। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ बहुत अजीब तरह की बातें करने लगी थी। माँ कभी भी कोई भी फैसला कर लिया करती थी, लेकिन आज वो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आखिर हम लोग इस घर से जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के समय माँ बेटी को, वह भी जवान बेटी को लेकर घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा उसके ससुराल वाले उसे घर में कदम रखने देंगे? आप लोग तो इस बारे में जानते ही हैं, हमारे समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियाँ लगाई जाती है और मेरी माँ इन सब पाबंदियों को ख़त्म करके मुझे अपने साथ लेकर न जाने कौन सी जगह लेकर जा रही थी। लेकिन मुझे बस अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। मेरी माँ ने एक सफ़ेद चादर ली और उससे खुद को अच्छी तरह से ढक लिया और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी कि तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों अपना सामान उठाकर घर से बाहर चलने लगे। माँ ने मुझसे कहा था कि किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और हम पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले गए। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप में हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के इस वक्त यहाँ से अकेले निकल रही हो? जब हम घर का दरवाज़ा खोल कर जा रहे हैं तो ज़रूर किसी न किसी को सुबह होते ही हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। आपको तो किसी बात की भी कोई परवाह नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ मुझसे कहने लगी, जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। हम लोग जैसे तैसे छुपकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए और वहाँ जाकर नजीबाबाद की ट्रेन में बैठ गए। मैंने माँ से वही सवाल दोबारा दोहराया। माँ कहने लगी,
क्या तुम्हें पता है जिस दुनिया में तुम जा रही हो वहाँ पर हम दोनों खुश रहेंगे। मैंने माँ से कहा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई पेड़ से गिरा हुआ फल हूँ। माँ गुस्से से कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। मैंने माँ से कहा, माँ अब तो मुझे बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हें नहीं पता मंजू, तुम्हारी बुआ ने क्या कर रखा था। वह मेरी जान लेना चाहती है, इसलिए कि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं बल्कि दूसरे देश में काम करते हैं। तुम्हारे पिता ने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली है। यह लोग मुझे मारकर और दूसरी औरत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। माँ मुझसे आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मंजू अगर मैं आज यहाँ से नहीं निकलती तो सुबह तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। तुम जानती हो इन लोगों ने मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। माँ की बातें सुनकर मैं तो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही घर वाले, मेरी बुआ और मेरे दादा दादी मेरी माँ की जान के दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने वहाँ दूसरे देश में जाकर एक अमीर औरत से शादी कर ली थी। वो लोग यही चाहते थे कि अगर वह औरत हमारे घर में आ जाती तो उसके मायके वाले यहाँ पर भी मेरे पिता और उनके घर वालों को काफ़ी सारे पैसे देते। मुझे यह सोच कर भी शर्म आ रही थी कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। माँ बताने लगी, बस वह लोग उसी औरत को घर में लाकर बसाना चाहते हैं और दूसरी औरत को यह दिखाना चाहते थे कि उनके बेटे की कोई पहली पत्नी नहीं है, इसलिए वह लोग तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे तो दिल ने काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब हम सारी ज़िंदगी अपने पिता के बगैर ही गुजारेंगे। मैंने माँ से सवाल किया, माँ क्या पिताजी कभी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे? हमें उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? माँ ने कहा, हाँ बेटी, हमें तुम्हारे पिता के बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में ही नहीं रहे। वो कभी भी हमें उस दूसरी औरत के सामने कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें उस घर से लेकर आ गई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उस घर से भाग गई हूँ, ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं अपनाएंगे। वो यही अंदाज़ा लगाएंगे कि न जाने मैं तुम्हें ख़राब करने या बेचने के लिए कहीं लेकर चली गई हूँ। हालांकि बेटी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा। मैं और माँ दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी ने हम दोनों को छोड़ दिया था, वह भी बीच रास्ते में, वो भी दूसरी अमीर औरत से शादी करने के लिए। हम माँ बेटी के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती थी। ट्रेन में हमारे सामने एक जवान लड़का बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वह लड़का बहुत गौर से हमारी बातें सुन रहा था। इस तरह से देख रहा था जैसे वो हमने पहले से ही जानता हो। सफ़र बहुत लंबा था, शायद वह भी हमारी बातें सुनकर अपना दिल बहला रहा था या फिर ऐसे ही हमें देख रहा था। लगभग 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग नजीबाबाद पहुंच चुके थे। फिर हमने स्टेशन से एक ऑटो पकड़ी, उसमें माँ और मैं बैठकर न जाने कौन सी जगह चले गए थे। माँ ने रिक्शे वाले को एक पता बताया और कहा कि हमें इसी पते पर छोड़ना। सुबह के 11 बज चुके थे। हम एक घर के पास आ गए थे। यह घर काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा भी था, जबकि आसपास काफ़ी और भी घर थे, मगर वह घर की बात ही कुछ और थी। वह घर बहुत बड़ा था। मैंने माँ से पागलों की तरह कहा, माँ क्या यह घर हमारा है? माँ मुझसे कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पिता ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा कि मैं इतना बड़ा घर भी खरीदने के बारे में सोच सकूं। बस मैंने अपने थोड़े जेवर गिरवी रख दिए, अब उन्हीं के साथ हमें गुजारा करना है। इस घर को मैंने देख लिया है। मेरी एक सहेली इसी शहर में रहती है, उसकी मदद से मैंने यह घर किराए पर लिया है। अब हम लोग इसी घर में रहेंगे और तुम्हारे शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरा सपना है तुझे डॉक्टर बनाना। तुझे मेरे सपनों को ज़रूर पूरा करना है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने माँ से कहा, जी माँ, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। माँ ने मुझको प्यार किया और हम उस घर में दाखिल हुए। मैं सोच रही थी कि कम से कम उस घर से तो यही माहौल अच्छा था। उस घर में तो पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं उस घर के कोने कोने में जाकर देखने लगी और पूरा घर देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आसपास का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी और मैंने पहली बार उस घर के अलावा शहर का माहौल देखा था। मुझे तो यह सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा लग रहा था। हम लोग यहाँ रहने लगे। हमें यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक मूंछों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। मैंने माँ को अंदर जाकर बताया कि बाहर कोई आए हैं।
उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे किसने कहा था तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, आइंदा कोई भी आए तुम्हें आकर फ़ौरन मुझे बताना है। मैं माँ को देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा अब जल्दी जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ, किसी के भी सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में चली गई। माँ ने बताया कि वह मकान मालिक था और एडवांस लेने के लिए आया था। मैंने जाकर उसे पैसे दिए और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। माँ मुझे देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने माँ से पूछा क्या हुआ माँ? माँ ने बात को घुमा दी और कहने लगी तुम इतना परेशान मत हुआ करो, मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहती हो? माँ ने मेरे पास आते हुए कहा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। कुछ ही दिनों बाद मेरा एडमिशन हो गया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वह स्कूल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत महंगा भी था। वहाँ पर हर चीज़ पैसों की मिलती थी, कॉपी किताबें भी महंगी मिलती थी और स्कूल की फ़ीस भी बहुत थी। गांव में तो सब कुछ सस्ता होता था। मैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे शहर का इस गांव के स्कूल के मुकाबले बहुत महंगा लग रहा था। मैंने माँ को यह बात बताई तो वह सोचने लगी और कहने लगी मंजू तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं बल्कि बाप भी हूँ। आगे से तुम ऐसी बातें सोचना भी मत, जितना भी खर्च होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर मुझे बहुत तसल्ली दिया करती थी, लेकिन कुछ दिनों में मैं नोटिस कर रही थी कि घर में नए नए तरीके की चीज़ें मौजूद होने लगी जो हम अपने पैसों से तो कभी भी नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन हमारे घर में अजीब सी बात हुई। मैं कॉलेज से घर आई। उस दिन मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर आई थी। उस दिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं जैसे ही छुट्टी लेकर घर आ गई, मगर घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो माँ बैठी हुई थी। माँ के साथ कोई उम्रदराज औरत और एक आदमी भी वहाँ पर मौजूद था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि वह माँ के जानने वाले तो नहीं बल्कि यह लोग तो कोई और ही लग रहे थे। माँ ने मुझे पहले ही समझा रखा था कि घर में कोई भी आए तुम्हें उनके सामने नहीं आना है, तो इसलिए मैं घर के बाहर ही उन लोगों के जाने का इंतज़ार करने लगी, जबकि वह लोग घर के आंगन में बैठे हुए थे। मैं काफ़ी देर तक इसी तरह बाहर खड़ी रही। खड़े खड़े मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन माँ ने तो मुझे बहुत सख्ती से मना किया था कि कभी भी मैं किसी के सामने न आऊँ। अगर मैंने कभी इस तरह की गलती की तो हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो सकता है। तो उन लोगों के जाने के बाद मैं घर के अंदर गई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे बेटी तुम हर बात को अपने सर पर सवार मत किया करो, डरो मत, यह लोग मकान के लिए ही बात करने आए थे। मैंने कहा क्या बात करने आए थे यह लोग? माँ ने बताया कि यह लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, इनके पास कोई घर नहीं है। यह लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आधा किराया दे और हमारे साथ ही रहे। पूरा मकान ये लोग खरीद नहीं सकते और ना ही किराए पर खरीद सकते हैं। माँ की बात सुनकर मैंने उससे इनकार कर दिया। मैंने माँ से कहा कि माँ हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं रह सकते। आप तो जानती हैं ना कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं। भले ही हम लोग कम खा लेंगे लेकिन हम किसी के साथ यहाँ पर नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे कहा बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी, लेकिन मैंने माँ को वहीं रोक दिया। मैंने कहा माँ लेकिन कुछ नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। मैंने अपनी माँ को यह बात कह तो दी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई थी। फिर माँ खामोश हो गई। 2-3 दिन तक मैं बहुत परेशान रही। माँ मुझसे कहने लगी कि मंजू तुम कभी मुझसे नफ़रत तो नहीं करोगी? मैं उनकी इस बात से हैरान हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा माँ आपको क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपसे क्यों नफ़रत करने लगी? आप मेरी माँ हैं और आपने मुझे इस दुनिया की कड़ी धूप से बचाया। मैं आपसे नफ़रत करना तो दूर, आपके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। चाहे आप जैसी भी हो, लेकिन आप मेरी माँ हैं। मेरी माँ मुझे रोते हुए देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि ठीक है मंजू, मुझे पता है तुम कभी भी नहीं बदलोगी और अगर तुम बदल गई तो मैं उसी दिन इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने माँ से हंसते हुए कहा क्या हुआ माँ, आप मुझे धमकी दे रही हो? मेरी बात पर माँ चुप हो गई, मगर मुझे उनकी आंखों में एक परेशानी नज़र आ रही थी जो वह मुझे बता नहीं पा रही थी। फिर 1 हफ्ता गुजर गया और मुझे एक और खबर सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मंजू मैं घर के बीच में पर्दा लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमें उन लोगों को इस घर में जगह देना ज़रूरी है। मैंने माँ से कहा क्यों माँ, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं कि आप इस मकान को आधा आधा करो। आप उस मकान मालिक को समझा क्यों नहीं देती? माँ ने मुझसे कहा बेटी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों को इस घर में जगह देनी पड़ेगी। मकान मालिक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है।
अब मैं माँ से क्या जिद कर सकती थी, आखिर वह भी उस मकान मालिक से मजबूर थी। कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि हमारे घर में काफ़ी अच्छी तरह तरह के पकवान बन रहे थे। दूध, सब्जी, चावल, फल, हमारे घर में हर तरह की चीज़ें मौजूद थी। अब हमारे घर में किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं थी। माँ हमेशा एक ही बात किया करती थी कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। काफ़ी दिनों से मैं यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी। हमें यहाँ आए हुए 3 साल गुजर चुके थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे घर के हालात सुधर चुके थे। माँ ने 25,000 का फ्रिज भी ले लिया था और घर में टीवी भी ले लिया था। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी मौजूद थी। घर में नए सोफे भी डलवा दिए थे। मेरी फ़ी भी माँ हर महीने फिक्र से जमा कर देती थी, जबकि कमरे को मेहमानों के लिए भी सजा दिया गया था। माँ न जाने भगवान के आगे बैठकर अपनी कौन सी गलती की माफ़ी मांगती रहती थी और मुझसे भी यही कहती कि तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं उनसे कहती कि आप कौन सी गलती की बात करती हैं, तब वह कहती कि वही गलती जो मैंने उस गांव को छोड़ने के बाद की थी। मैं बिना बताए उस गांव से चली आई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि माँ मुझसे ज़रूर झूठ बोलती हैं। माँ मुझसे यही कहा करती थी कि मंजू, तुम कभी भी लोगों की बातों में मत आना। न जाने माँ कैसी कैसी बातें किया करती थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, बल्कि घर का माहौल भी कुछ अजीब सा होने लगा था। घर में नई नई चीज़ों का होना और माँ मुझे भी नए नए कपड़े ला कर देती। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो यह थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, फिर भी न जाने इतने पैसे कहाँ से आते थे। मैं बस यही सोचती रहती थी कि माँ यह सब कुछ कैसे करती है। और एक और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि माँ को घर का राशन लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। मैं हमेशा यही देखती थी कि हमारे ड्राइंग रूम में फ्रूट्स और हर तरह का राशन भरा हुआ था। एक दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी थी। मैं सुबह उठकर ड्राइंग रूम में सफाई करने के लिए जा रही थी। तभी अचानक माँ ने आकर मुझे ड्राइंग रूम की सफाई करने से मना कर दिया और कहने लगी, मंजू, इस कमरे की सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम जाकर अपने कमरे की सफाई कर लो। माँ का ऐसा अजीब व्यवहार अब मुझे शक में डाल रहा था। मैं उनके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगी थी। फिर माँ बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। उनके बाथरूम में जाते ही मैं ड्राइंग रूम में घुस गई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। एक तरफ फल और बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था, साथ ही एक डायरी भी रखी हुई थी। उस पर न जाने किस चीज़ का हिसाब किताब लिखा हुआ था, लेकिन वह सारी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं अभी वह डायरी देख ही रही थी कि इतने में माँ फ़ौरन ड्राइंग रूम में आ गई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना इस कमरे में मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ की किसी चीज़ को भी मत छेड़ना, इसकी सफाई मैं खुद करूँगी। फिर भी तुम यहाँ कमरे में चली आई। माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचती हुई लेकर आ गई। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हो गया आपको? मैं इस कमरे में ही तो आई थी, किसी और के घर तो नहीं गई ना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ ने तो अभी मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखती रह गई। मुझे गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ और अपने कमरे में जाओ। माँ ने मुझे सख्ती से कहा। अब तो माँ की सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो गई थी, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और अपने पिता से भी दूर थी। मैं इस नाजुक दौर से गुजर रही थी। मुझे अपनी माँ से इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं। बस वह हमेशा मुझे डांटती रहती थी और कहती थी कि तुम बेवजह हर बात पर मत बोला करो। 2 दिन तक मैं अपनी माँ से नाराज़ रही, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वो आखिर मेरी इतनी छोटी सी बात पर थप्पड़ कैसे मार सकती हैं। रात को जब मैं सोने जा रही थी, माँ मेरे कमरे में खाना लेकर आई। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। माँ मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि इन दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, इसलिए मेरा गलती से तुम पर हाथ उठ गया, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं माँ को ऐसे माफ़ी मांगते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया और खाना भी खा लिया। उस दिन के बाद से ही मुझे माँ की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। उनके सख्त मिजाज की मुझे आदत हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि उस दिन कोई बात तो थी जो माँ ने मुझे गुस्से में आकर थप्पड़ मारा था। कोई तो बात है जो उनको परेशान करती है, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी को सिर्फ एक कमरे में जाने की वजह से क्यों थप्पड़ मारेगी? न जाने वह किस बात से परेशान है। वह अपनी परेशानी मुझे बताती भी नहीं, हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती है।
जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो वह चौंक जाया करती थी। माँ ने कुछ दिन के बाद घर के बीच में पर्दा लगा दिया था। मैंने माँ से पूछा ये क्या है, तो वो कहने लगी कि मकान मालिक ने सख्ती से कह दिया है कि इस घर में एक और किराएदार भी हमारे साथ आकर रहेंगे। मैंने माँ से कहा, माँ आपने उस मकान मालिक से यह नहीं कहा कि हम उसको पूरा मकान का किराया देते हैं, तो फिर क्यों इस घर में कोई और आकर रहेगा। माँ कहने लगी, मैंने उस मकान मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मान ही नहीं रहा। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो किराया आधा कर सकती हो, मगर यह लोग इसी घर में रहेंगे क्योंकि उस मकान मालिक के रिश्तेदार हैं, और वैसे भी मोहल्ले वालों का कहना है कि वह अजनबी लोगों को अपना मकान किराए पर नहीं देते, इसलिए उन लोगों पर भरोसा करके उनको हमारे घर में ही रखना चाहता है। मैंने माँ से कहा, उसके रिश्तेदार यहाँ आ ही क्यों रहे हैं, जहाँ पर रहते थे वहीं रहे। माँ मुझसे कहने लगी कि बेटी यह उनका आपसी मामला है, अगर यह घर हमारा होता तो हम इसमें अपने हिसाब से रह सकते थे, जबकि एक किराए का मकान है तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने माँ से कहा, माँ हम इतने वक्त से इस मकान में रह रहे हैं, फिर भी उस मकान मालिक ने हमारी बात नहीं मानी। इस बात पर माँ ने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहने लगी, हाँ पता नहीं लोग हमें क्या समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ रहने के काबिल ही नहीं। मकान मालिक कहता है कि तुम लोग या तो मकान छोड़कर चली जाओ या तो फिर अपने साथ किसी और को भी रखो, वरना मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर तो अब मुझे माँ पर ही शक होने लगा था, क्योंकि आज तक मकान मालिक हमारे घर पर नहीं आया था और ना ही उसने हमसे आकर किराया मांगा था। माँ हर महीने उसके घर जाकर किराया देकर आती थी, मगर फिर भी वह ऐसी बातें कर रहा था, जबकि ऐसी बात करने का उसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता था। खैर मुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं आ रहा था और ना ही उस मकान मालिक की बात पर। मैंने माँ से वादा किया और कह दिया कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, जैसा भी हुआ मैं इस घर में गुजारा कर लूँगी। माँ ने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत सारा प्यार करने लगी और कहने लगी, बस मंजू अगर हम लोग यहाँ पर कुछ साल और रहें तो हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि उसके बाद हम अपना घर भी खरीद लेंगे। मैं माँ से कहने लगी, क्यों इस घर में ऐसा क्या है कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई कि जैसे उनके मुंह से ये बात गलती से निकल गई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर चली तो गई, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। थोड़ी ही देर बाद माँ ने उस पर्दे को दीवार से लगा दिया और फिर दूसरे किराएदार आकर हमारे ही घर में हमारे साथ रहने लगे। अब हम आधे घर में रहते थे, जबकि इससे पहले मैं पूरे घर में घुमा फिरा करती थी। लेकिन अब माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि अब तुम सीधे कॉलेज से अपने कमरे में घुस जाया करो, अपने कमरे से बाहर मत आना। खाना भी खुद बनाकर मैं तुम्हारे कमरे में लेकर आ जाया करूँगी, क्योंकि अब हमारा किचन भी एक ही होगा। वो नए किराएदार की पत्नी भी मेरे साथ ही उस किचन में खाना बनाया करेगी, तो इसलिए तुम कमरे से बाहर मत आना और ना ही किचन में आना। अगर तुम्हें पानी पीना हुआ करे तो मैं तुम्हें ला कर दूँगी। बस अपनी पढ़ाई करो, फिर जब तुम पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाओगी तो मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ की इन बातों से मुझे हिम्मत मिलती थी। मैं रोज़ अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी, मगर माँ का व्यवहार बहुत बदला बदला सा लग रहा था। इससे पहले वह मेरे कमरे में नहीं आती थी, क्योंकि अब हमारे हिस्से में एक ही कमरा आया था, तो इसलिए माँ रात के 9 बजे ही मेरे कमरे में आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मंजू कमरे की लाइट बंद कर दो, अब हमें सो जाना चाहिए। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप तो रोज़ रात के 11 बजे तक जागती हैं। मैं हैरत से माँ से कहने लगी। माँ ने मुझसे कहा कि हाँ, मगर मुझे आज जल्दी नींद आ रही है। मैंने लाइट बंद कर दी। माँ ने मुझसे कमरे की लाइट तो बंद करवा दी थी, लेकिन वह खुद सो नहीं रही थी। कमरे में अजीब खटपट की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इधर से उधर कोई चीज़ रख रहा हो। मैंने माँ से पूछा, माँ यह कैसी आवाज़ है? तो माँ मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं कुछ भी करूँ? मैं डर के मारे खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने बेड के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अंधेरे में ऐसे ही महसूस करते हुए अपने बेड के नीचे हाथ लगाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बेड के नीचे कोई ठंडी ठंडी चीज़ है। मैंने हाथ लगाकर इस चीज़ को और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे एकदम डांट दिया और कहने लगी कि क्या कर रही हो, इतनी रात हो चुकी है, आराम से नहीं सो सकती हो। मुझे समझ नहीं आया कि माँ को आखिर कैसे पता चला कि मैं अपना हाथ नीचे रख रही थी। मैं हैरान हो गई, लेकिन फिर मैं सो गई। लेकिन 2 दिन के बाद मैं इस बात को भूल चुकी थी। अब तो माँ रोज़ ही रात होते ही मेरे कमरे में आकर कहने लगती, चलो तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम अपनी किताबें बंद करो ताकि मैं कमरे की लाइट बंद करूं और हम सो जाएं। वैसे भी अब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा है।
मैं इसलिए भी हैरान होती थी कि माँ ने कभी भी मुझे पढ़ने के लिए मना नहीं किया था, चाहे मैं कितनी भी रात तक पढ़ाई करती थी। बल्कि वह तो हमेशा यही कहा करती थी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मगर अब तो मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी। रात के 9 बजते ही फ़ौरन वो कमरे में आकर लाइट बंद करने को कह दिया करती थी और कहती थी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जबकि पूरी रात वो सोती भी नहीं थी। मुझे भी महसूस होता था कि माँ जाग रही हैं, मगर माँ ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने कमरे में मौजूद सारी चीज़ों को चेक करूँगी, चाहे आज माँ को अच्छा लगे या बुरा। उनके बाथरूम में जाते ही मैंने कमरे की लाइट जला दी और गौर से पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर मुझे शक होता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बेड के नीचे कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ होती है। फिर मैंने अपने बेड के नीचे चेक किया। मैंने देखा कि बेड के नीचे एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। मैं उस बैग को खोलने ही वाली थी, इतने में मेरी माँ बाथरूम से वापस आ गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट बंद की और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में बार बार उस बैग को खोलने का ख्याल आ रहा था। सुबह होते ही जब माँ कमरे से बाहर गई तो मैंने उस बैग को खोलना शुरू कर दिया। मैंने बैग को खोला तो उसमें छोटे छोटे पैकेट रखे हुए थे। मैंने एक पैकेट को खोला, उसमें देखा कि उसके अंदर कोई सफ़ेद सा पाउडर था, जिसको देखकर मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये है क्या चीज़। मगर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में पता ज़रूर लगाऊंगी, आखिर इसमें क्या है, यह क्या चीज़ है। बैग में से एक पैकेट मैंने निकाल लिया और उस पैकेट को कॉलेज लेकर चली गई। उस पैकेट में क्या था मैं नहीं जानती थी। मैं जाकर वह पैकेट अपने टीचर को दिखा दिया। मेरे हाथ में वह पैकेट देखते ही वह चौंक गई और कहने लगी कि तुम्हें कहाँ से मिला। मैं उनके अंदाज से समझ गई थी कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वह कोई मामूली चीज़ नहीं। मैंने टीचर से कहा, टीचर यह मुझे बाहर से मिला है। टीचर ने मेरे हाथ से वह पैकेट ले लिया और कहने लगी, आइंदा से रास्ते में ऐसी वैसी पड़ी हुई कोई चीज़ भी मत उठा लाना मंजू, तुम जैसे जवान लड़कियों के लिए यह चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, टीचर आखिर ये चीज़ क्या है। उन्होंने मुझसे कहा, यह ड्रग्स है। जिसने भी यह रास्ते में रखा होगा ज़रूर वह इंसान इस चीज़ का नशा करता होगा, वरना कोई आम आदमी नशा नहीं करता। मैं अपनी टीचर की बात सुनकर हैरान रह गई और घर जाते ही माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ मेरे बेड के नीचे उस बैग में क्या रखा है। माँ कहने लगी, नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने माँ से कहा, अब आपका झूठ और दिन नहीं टिक सकता, मुझे पता है उस बैग में ड्रग्स हैं। माँ ने घबराकर मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी कि क्या कह रही हो मंजू, पागल हो गई हो क्या, यह लोग सुन लेंगे। इसलिए तो मकान मालिक को हम पर शक हो गया है कि मैं यह नशा बेचती हूँ, तभी तो उस मकान मालिक ने इन लोगों को इस घर में रखा है ताकि हम पर नज़र रख सके। और तुम आकर सारा भांडा फोड़ रही हो और चीख चीख कर अपने राज इन लोगों को बताना चाह रही हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने माँ से कहा, माँ मगर आप ऐसा काम क्यों करती हैं, क्या आप भी नशा करती हैं। माँ ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं मंजू, मैं नशा नहीं करती, यह नशा नहीं बल्कि एक दवाई है। ये दवाई बहुत कीमती है, फिर भी लोग इसको खरीदते हैं। मैं इसे बेचती हूँ और इसी से पैसे कमाती हूँ। क्या करती बेटी, मुझे तेरी पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना था। मैं अगर तेरी शिक्षा के बारे में नहीं सोचती तो मुझे यह सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप मेरी पढ़ाई का बहाना मत बनाओ, आपने अपने घर में हर तरह का ऐशो आराम इकट्ठा करने के लिए ही यह सब कुछ किया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ गैर कानूनी काम करे और गैर कानूनी काम करके ही पैसा कमाए। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हूँ। अब मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। मैंने अपनी माँ को 5 दिन का समय दिया। अगर वह इस काम को छोड़ देती हैं तो मैं उनके साथ इस घर में रहूँगी, और अगर उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा तो मैं घर को और माँ को छोड़कर चली जाऊँगी। माँ मेरी इस धमकी से काफ़ी डर गई थी। उनका कहना है कि अगर यह गैर कानूनी काम करना बंद कर दिया तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की बदनामी हो, लोग उनको गलत समझे। अगर इस दुनिया को पता चल गया तो मेरी माँ की बहुत बेइज्जती होगी। अब आप लोग ही बताइए कि मैं अपनी माँ के साथ क्या करूँ। मैं अपनी माँ को जेल भी नहीं भिजवा सकती क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए काफ़ी परेशानियाँ उठाई। मैं अपनी माँ के बगैर अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। अगर माँ को आज गलती का एहसास हो गया तो मैं उनको माफ़ कर दूँगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया, वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने माँ से कहा, हम इज्जत से पैसा कमाएंगे, मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँगी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये था कि हम इतने सारे पैकेट का क्या करते। रात के वक्त हमने उस सारे पैकेट को पानी में बहा दिया ताकि किसी को पता न चल सके।
अब मेरी माँ और मैं इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में पैसों की थोड़ी कमी तो हो गई, लेकिन अब हम किसी भी बात से डर कर नहीं रहते। मेरी माँ को भी अब बेफिक्री हो गई। मैं भी कुछ समय के बाद डॉक्टर बनकर अपने घर के हालात संभाल लूँगी। बस इतनी ही थी मेरी कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।